हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में और मैं श्याम सोलना आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज अध्ययन करेंगे राजस्थान का जो एकीकरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान का एकीकरण और सभी एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है महत्वपूर्ण। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं चैनल पर वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसी के साथ पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में अध्ययन करें तो एकीकरण के समय जो महत्वपूर्ण स्थिति थी उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में अध्ययन करें। तो एकीकरण के समय राजस्थान में कुल ठिकाने एवं रियासतें कितनी थी, केंद्र शासित प्रदेश कौन थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल जिसे एजीजी कहा जाता है वो कौन थे, एकीकरण के समय राजस्थान में 4 राजनीतिक एजेंसियां कौन सी थी, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ उन चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के एकीकरण के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मान सिंह द्वितीय ने वीपी मेनन को राजपूताना की रियासतों के 3 संघों में विभाजित करने का सुझाव दिया एवं इसी के साथ महाराजा मान सिंह द्वितीय ने 2 शर्तों के साथ वृत्त राजस्थान संघ में मिलने के लिए तैयार हुए। 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के जो मनोनीत सदस्य थे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मनोनीत सदस्य थे 1946 की जो संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसके अंतर्गत। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करें सबसे पहले एकीकरण के समय राजस्थान में कुल ठिकाने थे तो उनकी संख्या 3 थी, जबकि रियासतों की बात करें तो उनकी संख्या 19 थी। जबकि भारत में बात करें तो 565 रियासतें थी कुल, जिसमें से 19 जो रियासतें थी राजस्थान से थी। 565 रियासतें थी उनमें से 19 रियासतें राजस्थान थी और 19 रियासतों के सहयोग से एकीकरण हुआ राजस्थान का। उन रियासतों के साथ साथ जो ठिकाने थे कितने थे, 3 थे, उनके बारे में अध्ययन करें तो राजस्थान के जो ठिकाने थे एवं उसके जो शासक थे, पहले बात करें नीमराना जो कि अलवर में पड़ता है और नीमराना के जो ठाकुर थे जो कि शासक थे वो राजेंद्र सिंह थे। कौन थे? राजेंद्र सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बात करें तो कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में और यहाँ के राव हरेंद्र सिंह थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कुशलगढ़ जो है यहाँ के जो ठाकुर थे शासक थे वो राव हरेंद्र सिंह थे, नीमराना के राजेंद्र सिंह थे। लावा जो कि जयपुर में पड़ता है यहाँ के थे बंश प्रदीप सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बंश प्रदीप सिंह। और हमने देखा हरेंद्र सिंह। यहाँ पर वो जो हमेशा मैं बताता हूँ वो जो कॉम्बिनेशन जो मेथड होता है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। नीमराना जैसे शब्द पढ़े हम, नीमराना में रा आता है, रा से बन गया राजेंद्र सिंह। कौन बन गया? राजेंद्र सिंह। ये बन गया कॉम्बिनेशन मेथड। इसी के साथ बात करें जो कि हमने पढ़ा कुशलगढ़, जो कुशल जो गढ़ है यहाँ के कुशल है हरेंद्र। कौन है? कुशल है हरेंद्र सिंह। इसी के साथ बात करें लावा की, वह और बै की जो आकृति होती है वो सेम होती है तो वह से बन गया बै, यानी बंश प्रदीप सिंह जो थे ये लावा के रहने वाले थे, लावा के ठिकाने के जागीरदार थे। एकीकरण के समय लावा ठिकाना जयपुर में था, जबकि वर्तमान में लावा ठिकाना टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ठिकाना था ये कुशलगढ़ ठिकाना था, जबकि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना जो था ये लावा था। केवल और केवल 20 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल था। कौन से ठिकाने का? लावा का। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो कुशलगढ़ था। नेक्स्ट बात करें इसी टॉपिक से रिलेटिव यानी राजस्थान के एकीकरण से, केंद्र शासित जो प्रदेश थे एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो था ये अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। और इसी के संदर्भ में बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कि अजमेर मेरवाड़ा अलग से विधानसभा थी। कहाँ की? अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी। इस विधानसभा को क्या कहा जाता था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे कहा जाता था धारासभा के नाम से जाना जाता था अजमेर मेरवाड़ा का विधानसभा। अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी उसमें कुल सदस्य कितने थे? तो 30 सदस्यों का समूह था ये। इस विधानसभा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हरिभाऊ उपाध्याय थे। और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। जो अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था इसके विधानसभा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा जो प्रदेश था ये सी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य था दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सी श्रेणी का राज्य था। इसी के साथ बात करें अगला हमारा जो
मेन जो टॉपिक रहेगा एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी राजस्थान के जो एजीजी थे इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो संस्थापक है ये विलियम बेंटिंग को माना जाता है। अब पूछा जाए कि श्रीमान ये जो विलियम बेंटिंग है इनके द्वारा ये एजेंट टू गवर्नर जनरल की पद की शुरुआत कब की गई, तो ये 1832 ईस्वी में की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। विलियम बेंटिंग ने 1832 में राजपूताना प्रेसिडेंसी नामक संस्था की स्थापना की। तो 1832 में भी एक संस्था की स्थापना होती है जिसको कहा जाता है राजपूताना प्रेसिडेंसी, जिसका प्रमुख नियंत्रण अधिकारी एजीजी था। किसका प्रमुख नियंत्रण एजीजी था, तो ये था राजपूताना प्रेसिडेंसी। इसी के साथ बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ये अजमेर को रखा गया। प्रथम एजीजी की बात करें तो मिस्टर हेनरी लॉकेट थे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्रथम एजीजी कौन थे, तो प्रथम एजीजी तो जो थे ये मिस्टर हेनरी लॉकेट थे। एजीजी का मुख्यालय जो था ये 1845 ईस्वी में अजमेर से बदलकर माउंट आबू सिरोही में रखा गया। तो माउंट आबू सिरोही में एजीजी का मुख्यालय बदलकर कब बदला गया, तो ये 1845 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय जो था ये माउंट आबू में था तथा पैट्रिक लॉरेंस एजेंसी थे। तो अब पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय कौन एजीजी थे, तो ये पैट्रिक लॉरेंस थे। और एजीजी का प्रमुख कार्य रियासतों पर निगरानी रखना था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एजीजी का प्रमुख कार्य क्या था, तो ये रियासतें जो होती थी उन पर क्या रखते थे, अपनी निगरानी रखते थे। कौन रखते थे, एजीजी रखते थे। इसी संदर्भ में बात करें, अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो चार राजनीतिक एजेंसियां थी ये कौन कौन सी थी। हमने देखा कि जोधपुर जो राजपूताना प्रेसिडेंसी है इसकी स्थापना 1832 में विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई। राजस्थान राजपूताना स्टेट एजेंसी एक तो निर्मित थी कोटा में, दूसरी जो थी ये जोधपुर में, और तीसरी जो थी दक्षिणी या मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी जो कि उदयपुर में थी। जयपुर राजपूताना स्टेट जो कि जयपुर में थी। पश्चिमी राजपूताना स्टेट पूछा जाए तो जो कि जोधपुर में थी। और राजस्थान राजपूताना स्टेट एजेंसी पूछा जाए ये कोटा में अवस्थित थी। काफी इंपॉर्टेंट चारों ही ये क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करें, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान का एकीकरण हम सब जानते हैं कि कितने चरणों में पूरा हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था 7 चरणों में पूरा, और जो कि निम्नलिखित है। राजस्थान के एकीकरण से एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा इस वीडियो से। अगर कहीं से मिल जाए तो वीडियो को डिसलाइक कर लेना। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि मत्स्य संघ यानी प्रथम जो चरण था इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो मत्स्य संघ बना था ये 18 मार्च कब बना था दोस्तों, 18 मार्च 1948। कई बार सीधा एग्जाम में डेट भी पूछ लिया जाता है। तो 18 मार्च 1948 हमने देखा। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं नीमराना ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था दोस्तों, नीमराना, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ठिकाना नहीं था, अपितु सबसे बड़ा हमने देखा कुशलगढ़ था, और सबसे छोटा जो था ये लावा था। नीमराना जो ठिकाना है ये राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में सम्मिलित होता है। और यहाँ की जो ट्रिक बनती है वो ABCD बनती है, यानी अलवर, भरतपुर, करौली एवं धौलपुर जो 4 रियासतें थी, इन चारों रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। और इस मत्स्य संघ के बारे में विस्तृत अध्ययन करें तो इसकी राजधानी जो बनाई गई थी ये अलवर को बनाई गई थी। सिफारिश पूछा जाए तो KM मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। और काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों कि किसकी सिफारिश से इस पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, तो ये KM मुंशी के सिफारिश पर। और राजधानी बनाया गया था अलवर को। राज प्रमुख पूछा जाए तो उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के शासक थे। इसी के साथ बात करें तो उप राज प्रमुख जो थे ये गणेश पाल देव थे। और जो पाल शब्द लगता है ये हमेशा करौली के शासकों के साथ लगता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। करौली के जो शासक होते हैं उनके साथ में पाल शब्द जोड़ा जाता है। इसी के साथ बात करें तो गणेश पाल जो देव थे ये करौली के थे और राज प्रमुख बने थे उप राज प्रमुख हमने देखा उदयभान सिंह थे जो कि धौलपुर के निवासी थे। प्रधानमंत्री पूछा जाए तो शोभाराम कुमावत थे जो कि अलवर प्रजामंडल के एक प्रमुख नेता थे। कौन, शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव को बनाया गया था।
और ये आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी बुकों में ये नहीं दिया होता और इसी वजह से ये ऐड किया गया कि उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव थे। युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या संज्ञा दी गई है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और अगर वास्तव में किसी ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा कि युगल किशोर चतुर्वेदी को कौन सी संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बात करें राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। इसी संदर्भ में बात करें, हमारा अगला जो पॉइंट रहेगा कि मत्स्य संघ बनने से पूर्व युगल किशोर चतुर्वेदी अत्यधिक सहयोग रहा था। ये जो मत्स्य संघ बना था, इस संघ में बनाने में किसका महत्वपूर्ण योग रहा, तो ये युगल किशोर चतुर्वेदी का रहा। युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमने ये क्लियर कर लिया है कि युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है। उद्घाटन जो करता है ये एनवी गॉडगिल थे। एनवी गॉडगिल यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया जाता है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पहला चरण कब बना, तो ये 18 मार्च 1948 को बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, तो उदयभान सिंह यहाँ के राज प्रमुख थे। गणेश पाल देव करौली के शासक जो थे ये उपराज प्रमुख थे। प्रधानमंत्री हमने देखा, उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव थे। के.एम. मुंशी की सिफारिश पर इस संघ का निर्माण हुआ और इसमें 4 रियासतें एवं 1 ठिकाना था। कौन सा ठिकाना इसमें सम्मिलित था, तो वो नीमराना ठिकाना था। इसी संदर्भ में बात करें तो उद्घाटन जो करता है ये नरहरि विष्णु गॉडगिल थे। अगले चरण पर चलते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला चरण भी हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला चरण से पहले कुछ बातें और अध्ययन करते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को होने वाला था, किंतु भरतपुर के शासक छोटे भाई जाट नेता देशराज ने इस संघ को जाट विरोधी बताया। तो किसने जाट विरोधी बताया, तो जोधपुर जो भरतपुर के जो शासक थे, इसके जो छोटे भाई थे, कौन थे, देशराज। और हम सब जानते हैं कि भरतपुर में किनका शासन था, तो जाटों का शासन था। तो देशराज ने कहा कि ये जो संघ है ये जाट विरोधी संघ है और जाटों से संघ का निर्माण रोकने के लिए आह्वान किया। किसने किया, तो देशराज ने किया। इसके फलस्वरूप जाटों का एक प्रतिनिधित्व इस संघ में शामिल किया गया और तभी 18 मार्च 1948 को इस संघ का उद्घाटन हो सका। मत्स्य संघ का विधिवत उद्घाटन जो है ये 18 मार्च 1948 को एनवी गॉडगिल, जिन्हें नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में पड़ता है लेकिन राजधानी अलवर को बनाया गया था, लोहागढ़ भरतपुर में किया गया एनवी गॉडगिल के द्वारा 18 मार्च 1948 को। और इस मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर था। वर्ग किलोमीटर था कितना, 12,000 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या पूछी जाए तो 18.38 लाख उस समय यहाँ की जनसंख्या थी। वार्षिक आय के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आरएस के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मत्स्य संघ की कुल आय कितनी थी, तो 184 लाख रुपए थी। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें, अगला जो चरण है दूसरा चरण जिसे नाम दिया गया राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान संघ का उद्घाटन होता है और राजस्थान संघ इसे ही कहा जाता है पूर्व राजस्थान। इसमें सम्मिलित होने वाली जो रियासतें थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और कुशलगढ़ ठिकाना। जो कुशलगढ़ ठिकाना है वो किसमें सम्मिलित होता है, तो वो हमने देखा कि एकीकरण का जो दूसरा चरण होता है उसमें सम्मिलित होता है। इसी के साथ हमने बात की डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, किशनगढ़ जो कि अजमेर में पड़ता है, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, कुशलगढ़ ठिकाना जो कि कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। सॉरी दोस्तों, बांसवाड़ा की जो कुशलगढ़ तहसील है वर्तमान में संचालित है। और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने देखा कि 9-1 हो गया है, पहले यहाँ पर 4-1 था, यहाँ पर 9-1 हो गया है। राजधानी कोटा को बनाया गया जबकि पहले चरण की राजधानी अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया जो कि कोटा के शासक थे। उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया जो कि डूंगरपुर के शासक थे। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे। कौन थे ये गोकुल लाल असावा, और उद्घाटनकर्ता दूसरे चरण के भी रहते हैं एनवी गॉडगिल। तो एनवी गॉडगिल के द्वारा
पहला और दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इसी संदर्भ में बात करें तो दूसरे चरण का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ, तो पहला जो लोहागढ़ दुर्ग था जो कि भरतपुर में पड़ता है, जबकि दूसरे जो चरण है इसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में होता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने देखा भीम सिंह कोटा के निवासी जो राज प्रमुख बने। पहले में देखा उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के शासक थे। इसी तरह में बात करें तो अगला हमारा टॉपिक हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि पूर्व राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या यहाँ की लगभग 23.05 लाख थी, यानी 23.5 लाख। वार्षिक आय 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। जब मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह। कौन थे दोस्तों? भूपाल सिंह ने राजस्थान संघ में शामिल होने से मना कर दिया तो श्री माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ के महाराणा का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उसके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं कर सकते। तो उस समय मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री कौन थे? ये राममूर्ति थे। और माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ के महाराणा के द्वारा 20 लाख जनता का भाग्य का फैसला केवल प्रधानमंत्री राममूर्ति और महाराणा के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसे मेवाड़ में महाराणा के विरुद्ध में पूरी जनता उतर आई। इसे बचने के लिए 23 मार्च 1948 को मेवाड़ के महाराणा ने वीपी मेनन के पास, किनके पास? वीपी मेनन के पास उसके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति को 3 मांगों के साथ भेजा और पूर्व राजस्थान संघ में उद्घाटन की तारीख 25 मार्च आगे बढ़ाने का आग्रह किया। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो तारीख थी ये 23 तारीख रखा गया। इसी के साथ बात करें तो ये जो दिनांक है ये 25 मार्च बनाया गया। और यहाँ पर जो आय थी वो 200 करोड़ थी। 16,807 वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या क्षेत्रफल था। 23,05 लाख यहाँ की जनसंख्या थी। और माणिक्य लाल वर्मा ने महाराणा को कहाँ के? मेवाड़ के, जो कि भूपाल सिंह थे और उनके जो प्रधानमंत्री थे राममूर्ति, इनको कहा कि आप केवल अकेले 20 लाख लोगों का भविष्य नहीं बना सकते। इसी के साथ बात करें तो महाराणा जो भूपाल सिंह थे इनकी 3 शर्तें क्या थी? तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान संघ का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, यानी संयुक्त राजस्थान का जो वंश के अनुसार चलने वाला राज प्रमुख बनाया जाए। किनको? महाराणा भूपाल सिंह को। इसी संदर्भ में उन्होंने दूसरी जो मांग की कि उदयपुर को इस संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी बनाया जाए। तीसरा जो इनका प्रमुख जो शर्त थी वो थी कि मेवाड़ के महाराणा 20 लाख रुपए वार्षिक वीपी पर्स दिया जाए, यानी वार्षिक 20 लाख रुपया किनको दिया जाए? मेवाड़ के महाराणा को दिया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों शर्तें थी और तीनों शर्तों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भोपाल सिंह एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे, तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि एकीकरण के समय एकमात्र शासक जो कि अपाहिज थे तो वो भोपाल सिंह थे जो कि मेवाड़ के शासक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि हमने तीनों शर्तों के बारे में अध्ययन किया। राजस्थान के एकीकरण का हमने दूसरा चरण देखा और दूसरा जो चरण था ये 25 मार्च 1948 बनाया गया। इसी संदर्भ में बात करें तो 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, आइए विस्तार से। तीसरे चरण के बारे में अध्ययन करें दोस्तों तो संयुक्त राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, इसके अंदर सम्मिलित किया गया किसको? उदयपुर को। जबकि राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान में हमने देखा 9+1 था, यहाँ पर हो गया 10+1, क्योंकि 10+1 10वां जो रियासत मिली थी वो थी उदयपुर रियासत। और राजधानी भी बनाया गया उदयपुर को। राज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया जो कि कोटा के शासक थे। और इन कोटा के शासक भीम सिंह को दूसरे चरण में भी राज प्रमुख बनाया जाता है, जबकि तीसरे चरण में उपराज प्रमुख बनाया जाता है। प्रधानमंत्री पूछा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इन्हीं के कहने पर इन्होंने कहा था कि 20 लाख जनता का ये जो भविष्य है वो महाराणा नहीं बना सकते और नहीं बदल सकते और ना ही इसका फैसला ले सकते हैं। सिफारिश पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटनकर्ता पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे चरण का उद्घाटन किया। पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन हमने देखा नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा किया गया, पहला एवं दूसरा जो चरण था, यानी NV गौडगिल के द्वारा।
गया। अब हम बात करें तीसरे चरण का उद्घाटन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसी के साथ बात करें जो तीसरा चरण है इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीसरे चरण का उद्घाटन जो कि कोटा दुर्ग में किया गया और संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील हो गया, जनसंख्या 42,60,918 हो गई और वार्षिक आय 3,016 करोड़ रुपए होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वार्षिक आय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के साथ भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान, किसका स्थान दोस्तों, मेवाड़ का स्थान कहाँ होगा, इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज शताब्दियों पूर्व कर चुके हैं। यदि वे देश के प्रति गद्दारी करते तो मुझे भी आज हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत का विरासत में मिलती, पर न तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया और न ही मैं ऐसा करूंगा। मेवाड़ के भूपाल सिंह, जोधपुर के राजा जो हणुत सिंह थे, इनके पाकिस्तान विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। किन्होंने, जोधपुर के जो राजा हणुत सिंह थे, ये पाकिस्तान विलय के जो प्रस्ताव है इस पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इस समय भूपाल सिंह ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने ना ऐसा किया है ना मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो शताब्दियों तक इस बात को याद रखा जाएगा और शताब्दियों पूर्व अगर मेरे पूर्वज ऐसा कर पाते तो हैदराबाद जो रियासत है, इतनी बड़ी रियासत आज मुझे विरासत में मिली होती। ये काफ़ी लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करिए, चौथा जो चरण था जिसे नाम दिया गया वृत्त राजस्थान। पहला हमने देखा मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान, तीसरा हमने देखा संयुक्त राजस्थान और चौथा जो चरण था यह वृत्त राजस्थान था, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। वृत्त राजस्थान जो है ये संयुक्त राजस्थान और इसी के साथ संयुक्त राजस्थान के साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बी, यानी जे और बी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर यानी जे बी यहाँ की ट्रिक बनती है। और तीसरा जो ठिकाना है कौन सा, लावा ठिकाना इसमें सम्मिलित होता है। कौन सा, लावा ठिकाना। लावा ठिकाना काफ़ी इंपॉर्टेंट। राजधानी इसमें जयपुर को बनाया गया। इसी के साथ बात करें तो सिफारिश श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चौथा जो चरण था इसमें राजधानी जयपुर को किसकी सिफारिश पर बनाया गया, तो श्री पी सत्यनारायण राव जो समिति थी इसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। और एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी जो थी इसके मुद्दे को सुलझाने के लिए B.R. पटेल, जिन्हें हम यहाँ पर बात करें B.R. पटेल के बारे में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता की शुरुआत हुई, तो अध्यक्षता की जो समिति का गठन हुआ B.R. पटेल की अध्यक्षता में। और ये जो मुद्दा था ये राजधानी का मुद्दा था। महाराज प्रमुख यहाँ पे भोपाल सिंह थे जो कि वसागुणत बने थे। तीनों जो शर्तें थी उनमें वसा अनुगत बने थे। 20 लाख रुपए की मांग भी की थी और राजधानी उदयपुर बनाने को कहा था। राज प्रमुख यहाँ के मान सिंह द्वितीय थे जो कि जयपुर के थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह थे जो कि कोटा के थे। भीम सिंह कोटा दूसरे चरण के तो रहते हैं राज प्रमुख, तीसरे चरण के उपराज प्रमुख और चौथे चरण के उपराज प्रमुख बनते हैं भीम सिंह जो कि कोटा के शासक थे। इसी के साथ हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट अध्ययन किया। नेक्स्ट बात करें तो प्रधानमंत्री जो है ये हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। जबकि बात करें जयपुर के थे कौन, हीरालाल शास्त्री। और नेक्स्ट बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट कि जो उद्घाटन करता थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। न्याय विभाग जो बनाया गया था ये जोधपुर को बनाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। शिक्षा विभाग बीकानेर को बनाया गया, वन विभाग कोटा को बनाया गया और कृषि विभाग भरतपुर को बनाया गया, खनिज विभाग उदयपुर को बनाया गया। ये जो पांचों विभाग है ये एग्जाम की दृष्टि से आप मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रख सकते हैं। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एकीकरण के समय वन विभाग किसे बनाया गया, तो कोटा के क्षेत्र में बनाया गया वन विभाग। और न्याय विभाग जो कि वर्तमान में भी संचालित है जोधपुर में। शिक्षा का विभाग बीकानेर में, यहाँ पर साहित्य संस्कृत आदि की अकादमी स्थित है। कृषि विभाग जो कि भरतपुर में और खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उदयपुर को बनाया गया खनिज विभाग। और वन विभाग कोटा जो कि चंबल के आसपास का क्षेत्र है
हमने देखा मुकुंदरा हिल्स का जो क्षेत्र है कोटा में पड़ता है, इसको बनाया गया था वन विभाग। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि अगला जो चरण है संयुक्त वृत्त राजस्थान, यानी 15 मई 1949 को, कब दोस्तों 15 मई 1949 को संयुक्त राजस्थान या फिर संयुक्त वृत्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान, इनकी जो MCQ है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सेशन होते हैं, लगभग मैंने 10 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्ज़ाम चाहे RS का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें अपलोड किए गए हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो ज़रूर देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। वृत्त राजस्थान, जिसे वृत्त राजस्थान और मत्स्य संघ को सम्मिलित किया गया, इसमें रियासतों को पूछा जाए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मत्स्य संघ में 18 एवं तीनों ठिकाने सम्मिलित हो गए और 18 रियासतें सम्मिलित होगी। सिफारिश पूछा जाए तो जो 5वां चरण है वृत्त राजस्थान या फिर संयुक्त वृत्त राजस्थान, इसमें शंकर राव जो देव समिति है, इसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ था, इसको वृत्त राजस्थान में मिलाया गया। राजधानी जयपुर को महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को, जो कि वंशानुगत, ये जो 3 शर्तें थी, वंशानुगत बनाया जाना था। प्रधानमंत्री और राज प्रमुख पूछा जाए तो मान सिंह द्वितीय जयपुर को और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर को। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल और मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के लिए शंकर देव राय, हिम्मत सिंह, RK माधव, प्रभुदयाल का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कौन से संघ का? मत्स्य संघ का राजस्थान में मिलाने का जो सहयोग है, ये शंकर देव राय, हिम्मत सिंह, RK माधव और प्रभुदयाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट, जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि अगला जो छठा चरण है, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण हुआ, जबकि हमने देखा कि संयुक्त वृत्त जो राजस्थान था ये 15 मई 1949 को, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ, जो कि छठा चरण था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजस्थान संघ, वृत्त राजस्थान और सिरोही आबू जो दिलवाड़ा क्षेत्र है, इसको सम्मिलित करके अब बन गया 19 और 3 जो क्षेत्र है, 3 रियासतें। राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है दोस्तों कि राजस्थान जो है ये B श्रेणी में शामिल होता है। अब ये जो संविधान में जो A, B या फिर C या फिर D की जो श्रेणी जो उत्पन्न की गई, इसमें सम्मिलित किया गया किसको? इन एकीकरण के समय। अब बात करें ये जो श्रेणियां थी इनको कब समाप्त किया गया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और 7वां जो संविधान संशोधन था, कौन सा दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1956 में। ये जो श्रेणियां थी A, B, C, D, इनको समाप्त कर दिया गया और इनको राज्य से अलग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा गया। तो 26 जनवरी 1950 को ये जो क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, इसका नाम बदलकर राजस्थान रख दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें, अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक तार भेजा, जिसमें लिखा था कि हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में मिलना और भी अवश्य भावी हो गया। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। दिल्ली लौटते ही नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र भेजकर बताया कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं का जिस प्रश्न का सर्वाधिक रोष है वह सिरोही है। मुझे बार बार कहा गया है कि गत 300 वर्ष में भाषा और अन्य हर प्रकार के सिरोही राजस्थान प्रदेश का अंग रहा है, अतः उसे राजस्थान में मिलाना चाहिए। मैंने उन कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे इस विषय के विभिन्न पहलुओं की जानकारी नहीं है, अतः मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहता। इस स्थिति में मैं नहीं हूं कि अब, किंतु साधारणतः
बात करें तो जहां मतभेद हो वहां जनता की राय ही मान्य होनी चाहिए। तो मतभेद के समय जनता की राय मान्य होनी चाहिए, ऐसा कहा था किसने? ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम की दृष्टि से, कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने नेहरू को जवाब देते हुए कहा कि ये जो क्षेत्र है कौन सा, सिरोही का, कि सिरोही के संबंध में मेरी इन लोगों से कई बार बातचीत हुई, पर सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद भी हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सिरोही गुजरात में ही होना चाहिए। किसने कहा था? ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्हें सिरोही नहीं चाहिए, गोकुलभाई भट्ट चाहिए। उनकी यही मांग सिरोही का राजस्थान के दिए बिना पूरी की जा सकती है। सरदार पटेल अत्यंत चतुर राजनीति थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पर्यटन स्थल माउंट आबू सिरोही का एक भाग गुजरात प्रांत में, जबकि गोकुलभाई भट्ट का जन्म स्थान हातल गांव सहित सिरोही का शेष भाग राजस्थान को दे दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, गोकुलभाई भट्ट के द्वारा ही हमें मिलता है सिरोही का ये जो हातल गांव सहित सिरोही का कुछ जो क्षेत्र है। इसी संदर्भ में बात करें, हमने देखा कि किस प्रकार चतुरता दिखाई किसने? पंडित जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गोकुलभाई भट्ट ने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिरोही का राजस्थान संघ में विलय 2 चरणों में पूर्ण हुआ। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि सिरोही का राजस्थान संघ में कितने चरणों में विलय हुआ? तो 2 चरणों में विलय हुआ। नेक्स्ट बात करें, 7वां जो चरण था वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956। वर्तमान राजस्थान संघ आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा जो कि सिरोज क्षेत्र में पड़ता था, 1931 का ये जो संगम ये राजस्थान कहलाया। राजधानी जयपुर को बनाया गया। सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग जिनके अध्यक्ष थे फैजल अली की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, सुनेल टप्पा को वर्तमान राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान के झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का भाषाई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 22 दिसंबर 1953 को होती है। इसी के साथ बात करें तो इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था ये किसको बनाया गया? ये फैजल अली को। और पंडित हृदयनाथ कुजरू तथा सरदार पानीकर इसके सदस्य चुने गए। तो ये सदस्य भी पूछे जा सकते हैं। पंडित हृदयनाथ कुजरू और सरदार जो पानीकर थे ये किस आयोग के अध्यक्ष बने? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बने, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1953 में की गई। और ये किसने पूछा भी गया है। आपको यकीन नहीं होता तो आप MCQ के 10 वीडियो हैं वो अपलोड किए गए हैं राजस्थान के एकीकरण से रिलेटिव, वो ज़रूर देखें। इसी के साथ बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है कि राजस्थान के एकीकरण के समय इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है ये सितंबर 1955 को भारत सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने नवंबर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा ए, बै एवं सह राज्यों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया। पीछे हमने बात किया कि 1956 को समाप्त कर दिया गया। ए, बै, सह जो दय की जो श्रेणी थी, तीनों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। और ये कब हुआ? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ। और समाप्त करके राज्यपाल के नए पद का सृजन हुआ। राज्यपाल पूछा जाए तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। और मुख्यमंत्री की बात करें उस समय कौन थे? तो 1956 के समय राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे ये मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो कि सबसे लंबे समय तक 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के राजपुताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन 9 सितंबर 1946 को हुआ। तो राजपुताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन 9 सितंबर 1946 को, इसमें नेहरू जी ने कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान शब्द का दूसरी बार 117 वर्ष बाद प्रयोग किया। तो किसने किया? नेहरू जी ने। कर्नल जेम्स टोड ने कब किया था? ये 1829 में किया था। उसके बाद कितने समय के बाद? तो 117 वर्ष के बाद नेहरू जी ने इस शब्द का प्रयोग किया। रियासती विभाग की स्थापना हमने देखा कि 5 जुलाई 1947 को हुई और फैजल अली इसके अध्यक्ष बनाए गए। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। किस विभाग का? रियासती विभाग का। और रियासती विभाग का सदस्य सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। वीपी मेनन द्वारा लिखित पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन
ऑफ इंडियन स्टेट्स कौन सी है? वीपी मेनन की ये जो पुस्तक है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंडियन जो भारतीय जो राज्य थे उनका जो एकीकरण है उनसे रिलेटिव वीपी मेनन की ये पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। और राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष हमने किसने बनाया? फैजल अली को। जबकि हमने यहाँ पर बात की कौन से आयोग की? तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे आयोग के साथ हमने बात की रियासती विभाग की, जो कि 5 जुलाई 1947 को बनाया गया। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन, जिनकी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले। बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और ये आप लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ के शासक है? बांसवाड़ा के शासक है। कौन है? ये चंद्रवीर सिंह है। और इन्होंने कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रवीर सिंह जो है ये एकीकरण के विलय पत्र पर जो कि रियासती विभाग से संबंधित बनाया गया था, इस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसी के साथ बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो बीकानेर थी। बीकानेर के द्वारा रियासती विभाग पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया गया। बीकानेर के जो शासक थे वो शार्दुल सिंह थे। इनके द्वारा 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम रियासती जो विलय पत्र था इस पर हस्ताक्षर किया गया था। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो अंतिम रियासत थी वो धौलपुर थी। धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह। इनके द्वारा 14 अगस्त 1947 को रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। ये जो प्रीवर्षीय की चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी इसको समाप्त कर दिया गया। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बीकानेर का शासक पूछा गया है। इसी के साथ बात करें तो ये जो रियासतें थी, सबसे पहली और सबसे अंतिम जो रियासतें थी, इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 26 जनवरी 1950 को राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा गया, जो कि एकीकरण का कौन सा चरण था आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को ख बी श्रेणी का दर्जा मिला और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 में आया। और कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, जबकि 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों में कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है। ये जो 1 नवंबर है ये स्थापना दिवस है, जबकि 30 मार्च जो है ये राजस्थान दिवस है। इसी के साथ 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट जो होगा कि एकीकरण जो 7 चरणों में पूरा हुआ, इसके बारे में जो निम्नलिखित तथ्य है। पहला था मत्स्य संघ यानी मत्स्य यूनियन, राजस्थान संघ यानी राजस्थान यूनियन। और इसी के साथ बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान यानी संयुक्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त वृत्त या फिर वृत्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। इसी के साथ राजस्थान संघ, वर्तमान राजस्थान यानी रीऑर्गेनाइजेशन राजस्थान, जो कि 1 नवंबर 1956 में आया। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था। भारत के एकीकरण में कुल 565 रियासतें थी। भारत में एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली 562 रियासतें थी, जबकि 3 रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किया था। 3 रियासतों ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया, जो कि निम्नलिखित थी। कश्मीर थी, हैदराबाद थी और जूनागढ़ थी। जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता था। ये तीनों रियासत जो थी ये पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी। इसी के साथ बात करें भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी और सबसे छोटी रियासत भिलवाड़ा थी, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में पड़ती थी। एमपी की जो भिलवाड़ा रियासत थी ये सबसे छोटी रियासत थी। राजस्थान के सबसे प्राचीन रियासत पूछे जाए तो वो मेवाड़ रियासत यानी उदयपुर, मेवाड़ जो पड़ता है ये उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पर। इस रियासत की स्थापना 565 ईस्वी में गुहिल वंश के द्वारा की गई और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी।
इस रियासत की स्थापना 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह के द्वारा की गई। जो नवीनतम रियासत है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और प्राचीनतम रियासत है इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये भी याद रखना है कि 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह के द्वारा झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई। झालावाड़ रियासत को कोटा रियासत से अलग करके बनाया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोटा रियासत से अलग करके झालावाड़ रियासत को बनाया गया। नेक्स्ट बात करें काफी इंपॉर्टेंट कि अलवर झालावाड़ की जो राजधानी थी वो पाटन रखी गई थी। झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की एकमात्र रियासत थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो थी ये मारवाड़ थी और यहाँ पर 16,071 वर्ग मील यहाँ का क्षेत्रफल था। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी ये शाहपुरा भीलवाड़ा थी जो कि 1450 वर्ग मील थी। इसके साथ राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत पूछी जाए तो वो जोधपुर थी। 1941 की जनगणना के समय जयपुर की कुल जनसंख्या 30 लाख थी। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत शाहपुरा थी। इसी के साथ 1941 की जो जनगणना है इसके अनुसार शाहपुरा की कुल जनसंख्या मात्र 16,000 थी, जबकि हमने देखा कि जयपुर की जो जनसंख्या थी वो 30 लाख थी। इसी के साथ हमने क्षेत्रफल में मारवाड़ जोधपुर की सबसे बड़ी थी और अंग्रेजों द्वारा स्थापित झालावाड़ थी और झाला मदन सिंह के द्वारा 1838 में इसकी स्थापना की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट इसकी राजधानी पाटन को रखा गया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि अलवर रियासत के शासक कौन थे। तेज सिंह के दीवान थे नारायण भास्कर खरे। कौन थे? तेज सिंह के दीवान जो थे ये नारायण भास्कर खरे थे और महात्मा गांधी की हत्या के कुछ दिन पूर्व नाथुराम गोडसे उसके सहयोगी थे परचूरे को अलवर में शरण दी थी। किसने? नारायण भास्कर खरे ने। और नारायण भास्कर खरे ने किसकी सहायता की? नाथुराम गोडसे और उसके सहयोगी परचूरे की। और नाथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की जाती है। महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में अलवर के शासक थे तेज सिंह और उनके दीवान जो थे NB खरे यानी नारायण भास्कर खरे को 7 फरवरी 1948 को दिल्ली के किले में नजरबंद किया गया। अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, यानी 15 अगस्त 1947 का जो स्वतंत्रता दिवस था ये अलवर रियासत ने नहीं मनाया। भारत सरकार की रियासती विभाग ने 6 से 8 अगस्त 1945 में श्रीनगर में हुई बैठक में यह घोषणा कर दी कि वह रियासत अपना पृथक अस्तित्व रखना चाहती है, यानी ये अपना ही स्वाभिमान और अपना अलग ही दायरा रखना चाहती है। कौन सी रियासत? ये जो कश्मीर रियासत थी जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक हो, उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो या उससे अधिक हो। तो ये जो रियासती विभाग था इसकी जो कुछ शर्तें थी कि जिसकी आय 1 करोड़ से अधिक हो और जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है। और ऐसा करने वाली जो रियासत थी वो श्रीनगर रियासत करना चाहती थी, जो कि एक बैठक के अंदर ये घोषणा की गई। इसी के साथ बात करें कि उपयुक्त जो शर्तें थी उनके आधार पर राजस्थान में निम्नलिखित रियासतें थी: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, यानी 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक थी और यहाँ की जनसंख्या 10 लाख थी। और इसी के साथ एकीकरण के समय रियासतें जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी वो निम्नलिखित थी। कौन कौन सी रियासतें थी जो कि राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और जोधपुर। इसी के साथ जो टोंक रियासतें हैं, कुल 6 रियासतें जो है ये राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। टोंक व जोधपुर रियासतें एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जिन्ना से मिलने के लिए दिल्ली गए। VP मेनन हनुमंत सिंह दिल्ली में बहाने से वायसराय भवन में माउंटबेटन के पास चले गए। कौन चले गए? VP मेनन हनुमंत सिंह। इसी के साथ जहां मजबूरन हनुमंत सिंह को राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा। हनुमंत सिंह ने VP मेनन पर पेन पिस्टल तानकर मेनन से कहा कि मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाला हूं। तभी माउंट बेटन आ गया और माउंट बेटन ने हनुमंत सिंह को पेन पिस्टल लेकर उसको वहां से विदा किया। वर्तमान में यह पेन पिस्टल इंग्लैंड के एक क्लब में रखी हुई है। VP मेनन के प्रयास तथा लॉर्ड माउंटन के दबाव के कारण जोधपुर शासक अपनी रियासतों को पाकिस्तान में विलय करने का विचार त्याग कर वरित राजस्थान संघ में मिलने को तैयार हो गए। किनके कहने पर? VP मेनन तथा माउंट बेटन के कहने पर। इसी के साथ बात करें काफी इंपॉर्टेंट कि इसी दौरान जैसलमेर जो रियासत थी इसने विलय पत्र
तैयार हो गया था। भरतपुर धौलपुर रियासतें भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। और ये भी कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भरतपुर एवं धौलपुर जो रियासत थी ये भाषा के समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। रियासती विभाग ने भरतपुर और धौलपुर रियासतों की जनता की राय जानने के लिए डॉक्टर शंकर देव जो राय समिति थी इसका गठन किया। तो भरतपुर और धौलपुर के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये डॉक्टर शंकर देव राय समिति का गठन किया गया। इसी समिति में 2 सदस्य श्री प्रभु दयाल व श्री आर के सिंघावा को नियुक्त किया गया। इसी समिति के 2 सदस्य जो 2 राज्यों का दौरा कर रहा वहां की जनता की राय जानकर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें लिखा था कि दोनों रियासतों की अधिकांश जनता वरित राजस्थान में मिलने के पक्ष में है। एकीकरण के समय भरतपुर धौलपुर रियासतों की पर जनता की राय जानने के लिए MS जैन कमेटी का गठन भी किया गया। और इसी के साथ डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1949 को मत्स्य संघ को वरित राजस्थान संघ में मिलाया गया। इसका नाम संयुक्त वरित राजस्थान संघ किया गया और विज्ञप्ति जारी की गई कि 15 मई 1949 को साकार हुई। राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर 2 जाट रियासतें थी। भारत में केवल टोंक पालनपुर जो गुजरात में पड़ता है ये 2 मुस्लिम रियासतें थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत पूछी जाए तो वो दोस्तों टोंक थी। कौन सी रियासत? टोंक जो रियासत थी ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। जबकि भारत की 2 रियासतें थी, एक पालनपुर जो कि गुजरात में पड़ती थी और एक जो रियासत थी टोंक रियासत। वहीं बात करें तो एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि यानी पोते बाकी की जो बीकानेर रियासत थी इसके द्वारा वरित राजस्थान को जमा कराएगी। यह धरोहर जो राशि थी ये 4,87,00,000 रुपए थी और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत सिरोही थी। ये जो रियासत थी इसने 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही के शिव सिंह के द्वारा ये संधि की जाती है। इसी के साथ बात करें दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर रियासत जो कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित थी वे वहां रेगिस्तान व अन उपजाऊ मिट्टी तथा यातायात एवं संचार साधनों की कमी के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। VP मेनन ने इन तीनों रियासतों को काठियावाड़ में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बनाई जिसने उसने सरकार के द्वारा संभव सहायता दी जा सके। जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर तीनों की जनता की भावना और राजस्थान में मिलने की थी। उसी समय समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति की स्थापना की। तो राजस्थान आंदोलन समिति की स्थापना किसने की ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा स्थापना की गई और जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में मिलाने की मांग की। तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति की स्थापना के द्वारा जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर को मत्स्य संघ का संयुक्त राजस्थान में मिलाने की मांग की। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, मानसिंह द्वितीय ने VP मेनन को राजपूताना रियासत की 3 संघों में विभाजित करने का सुझाव दिया। तो मानसिंह द्वितीय ने दिया था जो कि जयपुर के शासक थे और VP मेनन को ये रियासतों के बारे में 3 संघ बनाने की जो विभाजित करने का सुझाव दिया था। पहला संघ संयुक्त राजस्थान संघ यथावत बना रहे जो कि संयुक्त राजस्थान था, और दूसरा संघ जयपुर अलवर करौली के विलय से बनाया जाए यानी 3 रियासतों से बनाया जाए। कितनी रियासतों से? 3 रियासतों से, जयपुर अलवर और करौली। तीसरा संघ जोधपुर जैसलमेर बीकानेर को मिलाकर पश्चिमी राजस्थान यूनियन के नाम से बनाया जाए। तो ये तीनों सुझाव थे मान सिंह के जो कि VP मेनन को दिए गए, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं दोस्तों। महाराजा मान सिंह द्वितीय ने 2 शर्तों के साथ वृत राजस्थान संघ में मिलने को तैयार हुए। पहली शर्त, मान सिंह द्वितीय ने वृत राजस्थान के वशागनुत जो राज प्रमुख बनने की पद रखी। दूसरी शर्त, जयपुर को वृत राजस्थान संघ की राजधानी बनाने की मांग की। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर में राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और RS में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह, तो महारावल कहाँ के थे? लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। वरितर डूंगरपुर का निर्माण करना चाहते थे
उसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, लावा और प्रतापगढ़ के राज्यों को मिलाकर बागड़ संघ का निर्माण करने की प्रयास किया। तो बागड़ संघ का निर्माण करना चाहते थे लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह थे ये डूंगरपुर के महारावल थे। इसी के साथ बात करें दोस्तों तो इनका ये जो प्रयास किया गया, और मगर महारावल लक्ष्मण सिंह को भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट बात करें कि कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह, कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर वृहत्तर कोटा राज्य का निर्माण करना चाहते थे, किंतु पारंपरिक अविश्वास, ईर्ष्या, अपना पृथक जो अस्तित्व था इसको बनाए रखने की महत्वाकांक्षा के कारण हाड़ौती संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। जयपुर के महाराजा द्वारा राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया गया। सितंबर 1946 को अखिल भारतीय देशी रियाज लोक परिषद ने भी यह कह दिया कि राजस्थान की कोई भी रियासत अपने आप में भारतीय संघ में शामिल होने योग्य नहीं है। तो ये जो 1946 में बना था, कौन सा, सितंबर 1946 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद, इसने कहा कि राजस्थान की कोई भी जो रियासत है ये भारतीय संघ में शामिल होने योग्य नहीं है, अतः समस्त राजस्थान को एक ही इकाई के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ बात करें कि 1946 में जो संविधान निर्मात्री सभा थी, इसमें राजस्थान से जो मनोनीत सदस्य थे इनमें नाम पढ़ेंगे, और इनके साथ जो रियासतें थी, श्री वी.टी. कृष्णा कुमारी जो थे ये जयपुर से थे, हीरालाल शास्त्री ये जयपुर से थे, सरदार सिंह ये खेतड़ी से थे, खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, राय बहादुर जो कि भरतपुर से थे, बलवंत सिंह मेहता जो कि उदयपुर से थे, और माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से थे, जयनारायण व्यास जो कि जोधपुर से, और श्री मुकुट बिहारी भार्गव जो कि अजमेर मेरवाड़ा से, और जसवंत सिंह जो कि बीकानेर से, और गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, और दलेल सिंह कोटा से, और श्री रामचंद्र उपाध्याय जो थे ये अलवर से बिलोंग करते थे। तो कुल व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 सदस्य राजस्थान से मनोनीत किए गए, और विभिन्न रियासतों से ये बिलोंग रखते थे। काफी इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि 1946 में जो निर्मात्री सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा में सम्मिलित होने वाले राजस्थान के जो व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति थे, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ बात करें नेक्स्ट है कि महाराणा भूपाल सिंह ने 23 मई, कब दोस्तों, 23 मई 1943 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में दूसरा सम्मेलन बुलाया। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये उदयपुर में हुआ। किसके नेतृत्व में, भूपाल सिंह के, और कब हुआ, तो 23 मई 1947 को। उसमें उपस्थित सभी राजाओं को महाराणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोगों ने मिलकर रियासतों की यूनियन नहीं बनवाई, तो सभी रियासतों जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तो ये चेतावनी भी दी गई महाराणा को जो राजाओं के द्वारा। आज़ादी के समय जैसलमेर का शासक महारावल जवाहर सिंह था, और इनका शासनकाल जो है ये 1914 से 49 ईस्वी का था। तो जैसलमेर के शासक कौन थे, तो ये महारावल जवाहर सिंह थे। इसी के साथ आज का सेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करें ताकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से पुटअप होने की कोई भी संभावनाएं बनती है तो आप भली भांति इसको कर सकते हैं। इसी के साथ जो 10 वीडियो अपलोड किए गए हैं राजस्थान के एकीकरण से रिलेटिव, उनमें हर प्रश्न 15 प्रश्नों का एक वीडियो है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो 200 के समथिंग प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए और जिनकी संभावनाएं बनती है वही प्रश्न ऐड किए गए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मातृ विद्यापीठ अर्थात मोम क्लासेज आपसे निवेदन करता है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो मोम क्लासेज की जो एक शिक्षा की ओर जो एक कदम है, इसको आप सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट करें इस चैनल पर। इसी के साथ यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है उनको ज्वाइन करें। वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।